से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। क्या बात है, तुम दोनों को तो बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुम नए कपड़े पहन के घूम रही हो? ये कपड़े तो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, बस वही है, कोई नए कपड़े नहीं है। टुनटुन मौसी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप जाकर अब घर के सारे काम कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों रोते हुए घर के अंदर चली जाती हैं और घर के बाकी सारे काम करने लगती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके बाद सिया और तारा दोनों जादुई पेड़ के पास जाती हैं। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के अंदर से अचानक से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुन मौसी ने हमारे स्कूल की फीस भी नहीं भरी और हमें स्कूल से निकाल दिया। हमें अपने स्कूल की फीस भरनी है। बस इतनी सी बात, ये लो, तुम्हारी समस्या अभी के अभी ठीक हो जाएगी। पेड़ के इतना कहते ही चांदी की पायल के मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं तो सोने के झुमके के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहते ही पेड़ नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये सब सलोनी देख लेती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी माँ को बता देती है। जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है माँ, वैसे ही मुझे कल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जो भी आपको बताया है वो सब कुछ सच है। अगर ये सब सच है तो आज की रात जब वो दोनों जादुई पेड़ से सोना और चांदी लेने जाएंगी तो हम उन्हें वहीं दबोच लेंगे और जादुई पेड़ के ऊपर से सारे गहने तोड़ लेंगे। टुनटुन और सलोनी दोनों रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही आधी रात के समय तारा और सिया उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, वो दोनों भी छुपकर उन्हें खिड़की के पास से देखने लगती है। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आहिस्ता बोलो माँ, कहीं वो दोनों सुन ना ले। बताओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज हम दोनों बहनें तुमसे बात करने आए हैं, क्योंकि तुम अब हमारे दोस्त हो। तुम्हारा ख्याल रखना और तुमसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता के जाने के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो। इतना कहकर दोनों बहनें पेड़ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहाँ सलोनी और टुनटुन भी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, इतने पैसे तुम्हें इस जादुई पेड़ से मिल रहे थे। अब तुम दोनों बहनें इस जादुई पेड़ का अकेले फायदा नहीं उठा सकती। जा सलोनी, पकड़ ले दोनों को। सलोनी तारा और सिया के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद टुनटुन जादुई पेड़ के ऊपर से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़ने लगती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टहनियों के सहारे सलोनी और उसकी माँ टुनटुन को पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम जो भी चाहोगी वो तुम कर लोगी और तुम मेरे जादुई पेड़ से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़कर अमीर हो जाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इतना कहकर जादुई पेड़ सलोनी और टुनटुन को अच्छा सबक सिखाता है और उस दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों तारा और सिया के घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से तारा और सिया दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। शिफाली न्यूज चैनल के आगे बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ मीनल टीवी बंद कर देती है। माँ, टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन आलतू फालतू खबरों में जमी रहे। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, रेडी रहना। शिफाली फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ उनके घर चलकर आती है। आइए बहन जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। शिफाली सभी को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद प्रेमा कहती है, बहन जी, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रज्वल, ये उसकी पत्नी ज्योतिका और ये अर्चित। बस यही 4 जन है परिवार में। अब शिफाली भी शामिल हो जाएगी। जी, सो तो है, मगर बच्चे एक दूसरे से अकेले में बात कर लेते तो हाँ, क्यों नहीं। भाभी आप भी चलिए। इतने के बाद ज्योतिका अर्चित के साथ शिफाली से अकेले में बात करने आ जाती है। तभी शिफाली कुड़कुड़ाती हुई मन ही मन में कहती है, ये सही है, मेरी होने वाली जेठानी जी हम 2 जन के बीच कबाब में हड्डी बन के चली आई। शिफाली, तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं तो माफ करना, मगर मेरे डियर देवर जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भाभी यहाँ है। वैसे अर्चित की शक्ल से लग नहीं रहा कि इन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है।
कुछ ही देर के बाद देवर भाभी और शेफाली नीचे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में शेफाली और अर्चित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के रात कमरे में बैठी शेफाली दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, इतनी देर हो गई, ये अर्चित कहाँ रह गए? शायद दोस्तों की फौज के बीच फंस गए होंगे। शेफाली अपने मन को ऐसा समझा ही रही होती है कि तभी उसे हंसी की गूंज के साथ कमरे के अंदर बढ़ते हुए कदमों की परछाई दिखती है। अर्चित, ओह सॉरी शेफाली, वो मैं भाभी से। मैं बताती हूँ शेफाली, वो मैं देवर जी को तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए टिप्स दे रही थी। फिर हम दोनों देवर भाभी गप्पे लड़ाने लगे और समय का पता ही नहीं चला। ये सुनकर देवरानी के दिलो दिमाग में खलबली मच जाती है और वो अपनी जेठानी पर झुंझला उठती है। क्या बात है जेठानी जी, यहाँ मैं पलके बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मगर देवर भाभी तो एक दूसरे में मगन है। देवरानी की बातों को टालकर जेठानी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शेफाली, शेफाली दरवाजा खोलो। ये जेठानी जी को चैन नहीं, चली आई सुबह सुबह सौतन बनने। शुक्र है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद देवरानी किचन में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी प्रज्वल कहता है, क्या हुआ अर्चित, तो इतने स्लो स्पीड में खाना क्यों खा रहा है? वो भाई मैं जिस हिसाब से नमक मिर्च खाता हूँ वो सभी भाभी जानती है। शेफाली बहू, अर्चित को तेरी जेठानी के हाथों से बना जायकेदार खाना ही भाता है। तू बहू से खाना बनाना सीख लेना। अपने पति के मुंह से जेठानी की वाहवाही सुनकर देवरानी जल भून जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक शाम जेठानी देवरानी शाम को हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक अर्चित खुशी से अंदर आकर ज्योतिका को गोद में उठाकर नाचते हुए बोलता है, भाभी भाभी भाभी। अरे देवर जी, भाभी का रठी लगाए रहोगे या बताओगे भी? हुआ क्या है? अपने जेठानी को पति के बाहों में देखकर देवरानी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली आती है। जिसके कुछ देर बाद जेठानी कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, तुम यूँ अचानक से कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझसे देवर भाभी का इश्क लड़ाना देखा नहीं गया। शेफाली, ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ पर? होश में तो हो। मैं तो होश में हूँ, मगर आप होश खो बैठी हैं। अरे देवर भाभी के रिश्ते दायरे के अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है अर्चित को। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरी शादीशुदा जीवन में जहर घोलेगी, तो मैं आपकी देवरानी नहीं बनती। अपनी देवरानी के तीखे ताने जेठानी के जिगर को छल्ली कर रहे थे, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका खामोश खड़ा रहना ही उसका दोष बन जाएगा। देखा, अगर आपका कोई चक्कर नहीं होता तो आपकी जुबान पर चुप्पी का ताला ना होता। जाइए यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शेफाली किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी पर जहर उगलती रहती है। फिर एक सुबह, शेफाली शेफाली कहाँ हो? देवर जी, वो देवरानी जी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। अचानक शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज इसे टाक कर दीजिए ना। ठीक है, आप शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए। ओहो भाभी, फिर तो डबल टाइम लग जाएगा, आप ऐसे ही बटन लगा दीजिए। ज्योतिका अर्चित के शर्ट का बटन टाक ही रही थी कि अचानक से गुस्से में दांत पीसती हुई शेफाली पीछे से उस पर झपट पड़ती। दूर हट मेरे पति से। जब देखो देवर के आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। शेफाली पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शादी के पहले दिन से सौतन बनी बैठी है मेरी ये जेठानी। जीना हराम करके रख दिया है मेरा। शोरगुल की वजह से सास और जेठ भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और ज्योतिका, तुम जमीन पर क्यों हो? जेठानी जी की बेहूदगी के लिए उन्हें जमीन के 2 गज नीचे गिर जाना चाहिए। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए ऐसा क्यों कह रही है? माँ जी, जब जेठानी सौतन बन जाए तो देवरानी के दांत खट्टे होना लाजमी है। शेफाली, शक की कोई सीमा होती है। अरे देवर भाभी का नाता माँ बेटे के बराबर होता है। जानती हूँ जेठ जी, मगर मेरी जेठानी की जवानी ज्यादा ही जोरों पर उफन रही है, इसलिए तो अपने लटको झटको से देवर को फांस लिया है। ये सुनकर अर्चित गुस्से में उबलते हुए शेफाली को जोर से चांटा मार देता है। बस करो शेफाली, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाने दीजिए देवर जी, रिश्तों को समझने में चूक किसी से भी हो सकती है। आप सभी शेफाली को मेरे लिए माफ कर दीजिए। माफी माय फुट। शेफाली के शक भरे रूखे बर्ताव से परिवार के सभी लोग अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं, जिससे देवरानी का गुस्सा जेठानी पर धड़क उठता है। और एक रात जब शेफाली की आंखें खुलती है तो वो अर्चित को बिस्तर पर ना पाकर कहती है, अर्चित जी कमरे में नहीं, जरूर ये मेरी सौतन के साथ रंगरलियां मना रहे होंगे। आज मैं इन लैला मजनू को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। जैसे ही शेफाली कमरे के बाहर आती है तो अर्चित ज्योतिका का हाथ सहला रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ अर्चित। ऐसा मंजर देखकर देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई बेरहमी से जेठानी के बाल पकड़कर कहती है, बेशर्म, अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, सौतन कहीं की। तभी मैं सोचूं कि आजकल अर्चित मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। शेफाली, तुम गलत समझ रही हो। माँ जी, प्रज्वल बचाओ मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जिसका पति बिस्तर पर बीवी को अकेला छोड़कर किसी पराई औरत के साथ हो, वो सौतन होती है। शेफाली गुस्से में जेठानी के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में पटकने लगती है। तभी सभी लोग भागते हुए शेफाली को दो झटकते हैं। अरे बावरी हो गई है क्या बहू? बीमार जेठानी को मार रही है। बेहोश पड़ी थी ज्योतिका यहाँ। मैंने अर्चित को कहा था उसे संभालने को। मैं नींबू पानी बना रही थी उसके लिए।
ये सुनकर शक की देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया जेठानी जी? नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं शेफाली। तुमने हर दिन मुझे और देवर जी को शक के दायरे में रखा। आज तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। रुक जाओ भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। याद रखना शेफाली, रिश्ते की गांठ कच्चे धागे से बंधी होती है, मगर तुम्हारे शक की बुरी लत ने इसे तोड़ दिया है। चली जाओ यहाँ से। पति के फैसले के आगे शेफाली का बस नहीं चलता और उसे जाना पड़ता है। मन में गड़े शक के एक बीज ने शेफाली को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था। कड़वा कथन है, मगर जिस रिश्ते में शक का दायरा जगह बना लेती है वो अलगाव के साथ मर मिट जाता है। पारुल एक मस्त मौला लड़की थी जिसे अलग तरह के गाउन पहनकर रील बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन कौन सा गाना सेलेक्ट करूं? मेरा दिल ये पुकारे आजा। नहीं, केसरिया तेरा इश्क है पिया। नहीं, ये भी नहीं। इट्स द टाइम टू डिस्को। नहीं, ये भी नहीं। मेहंदी लगा के रखना। सब बेकार हैं। इसी पर रील बनाती हूँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। उसके रील बनाते वक्त उसका भाई अमन आकर रील में नाचने लगता है। ये देखकर वो उसके सिर पर मारकर कहती है, अमन की बच्ची, पागल है क्या? तूने मेरी सारी रील खराब कर दी। अभी कूदना जरूरी था रील में तुझे? जब देखो हमेशा अकेले ही गाउन पहनकर रील बनाती रहती हो, कभी अपने भाई को भी बुला लिया कर। अच्छा, आजा तू भी गाउन पहनकर मटक ले, पर मेरी गाउन को हाथ मत लगाइयो। तेरी 10 किलो वाली भारी गाउन को हाथ लगाना भी नहीं है। पता नहीं कैसे पहनकर चलती है, फिर रील बनाती है मेरा दिल ये पुकारे आजा। माँ, इस अमन के बच्चे को ले जाओ यहाँ से। देखना कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। सारी रील खराब कर दी मेरी। 4 दिन बाद जब शादी करके चली जाऊंगी ना, तब मुझे याद करके रोइयो फिर। बड़ा, मैं तुझे कुछ नहीं याद करने वाला। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी दरवाजे बंद करके वो अपनी रील बनाने लगती है। ये गाना अच्छा है, मेरे इस गाउन के साथ जचेगा। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। बारी ना आई हमारी, बाराती देखी सारी, बारी ना आई हमारी, बाराती देखी सारी, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी डोरबेल बजती है। पारुल फट से उस पार्सल को लेने दरवाजे पर जाती है। पार्सल लेकर अंदर जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे अरे आराम से जा, यूं दौड़ क्यों रही है? कहीं चोट वोट लग गई तो दामाद जी कहेंगे, मम्मी जी ये तो मेरी पारुल नहीं है, क्या है इस डब्बे में? ओफो माँ, आपका दामाद मुझसे हर हालत में शादी करेगा, उसकी चिंता छोड़ो आप। ये देखो मेरा गाउन का पार्सल आ गया। वाओ माँ, जैसा सोचा था ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही है। बहुत तमन्ना है इस गाउन को पहनने की मेरी। ओहो, इतने सारे गाउन तेरे पास पहले से ही है, तो ये और क्यों मंगाए? क्या करेगी इसका जो इतना उछल रही है? ओहो मेरी भोली माँ, ये खास गाउन है, पूरे 1 लाख का। मनीष मल्होत्रा ने खास डिजाइन किया है। इसे पहनकर मैं विराट के साथ हनीमून पर मजे करूंगी, अच्छी अच्छी फोटो खींचूंगी, आप देखना। तभी अपना सिर पीट कर कुसुम कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। 1 लाख का तूने ये अजीब सा गाउन बनवाया है। अरे इतना तो तेरा शादी का लहंगा भी महंगा नहीं, जो सारे पैसे इसमें बर्बाद किए तूने। ओह माँ प्लीज, मेरा सपना था कि शादी के बाद इतना महंगा गाउन पहनूं। कुछ हो नहीं सकता है तेरा। ये कहकर कुसुम चली जाती है। पारुल अपने कमरे में वो गाउन पहनकर कहती है, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये गाउन मुझ पर बहुत जच रहा है, एक रील तो बनती है। तभी नाचते हुए वो रील बनाने लगती है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय। भूख भी लग रही है, थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ। रील बनाते हुए वो कॉफी पी रही थी कि उसकी कॉफी गाउन पर गिर जाती है और वो कहती है, बाप रे बाप, मेरा इतना महंगा गाउन खराब हो गया। अब तो माँ मुझे मार डालेगी। मैं रील कैसे बनाऊंगी?